अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम नुमान है और मैं आपको आज लॉजिकल रीजनिंग के बारे में एक सेक्शन एक पोर्शन डिस्कस करूंगा। सो जो आपका एमडी कार्ड का जो टेस्ट है उसके अंदर जो 20 क्वेश्चंस हैं वो लॉजिकल रीजनिंग और एनालिसिस और आईक्यू रिलेटेड चीजें से होगा। सो उसमें से एक पोर्शन जो है वो लॉजिकल डिडक्शन है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके साथ हैंड आउट शेयर किए जाएंगे, वो अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे और उसकी फिर हम लेक्चर वीडियोस अपलोड करेंगे डिस्कशन। ओके जी। सो लॉजिकल रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग जो आज हम करेंगे वो करेंगे लॉजिकल डिडक्शन। आपके पास बेसिकली अगर आपने सैम्पल पेपर में भी देखा हो, उस तरह का एक सवाल है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है और वो उससे पूछता है कि इससे कौन सा कंक्लूजन आप इन्फर कर सकते हैं कि करेक्ट होगा। ठीक है। सो एक स्टेटमेंट की एक आर्ग्यूमेंट दी हुई होती है। तो सो थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। टर्मिनोलॉजी से आपको बाद में मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ी सी आसानी होगी अगर आपको चीज़ें याद होंगी तो एक लॉजिकल डिडक्शन के अंदर कोई भी स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसको हम एक आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर आपको दिया हुआ है कि ऑल ह्यूमंस आर मैमल्स, तो एक ये स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ प्रोपोजिशन जो है उसमें चार चीजें होंगी और वो चार चीजें मैं यहाँ पे नीचे डिस्कस कर रहा हूँ। चार चीजें क्या हैं जी? सबसे पहली चीज है क्वांटिफायर। तो अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूँ, उसमें क्वांटिफायर मतलब क्वांटिफाई करता है कि कितने हैं, सारे हैं, थोड़े हैं, कि कोई भी नहीं है, ऑल, सम, नन। दीज आर वर्ड्स दैट आर क्वांटिफायर। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वांटिफायर है वो है ऑल। ठीक है, जो कि यहाँ पे भी नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर? तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा ह्यूमंस के, हम ह्यूमंस के बारे में बात करें। ठीक है। एंड देन द प्रेडिकेट, जिसके जो ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, जिसको हम कैटेगरी में डाल रहे हैं, वो हमारा मैमल्स है। एंड कॉप्यूला इज आर, which is not really an important thing, which is like the verb. ठीक है। तो ऑल ह्यूमंस एंड मैमल्स सिर्फ ये बताता है कि यार सारे ह्यूमन जो है वो मैमल्स हैं। इस स्टेटमेंट से आपको ये मिलता है। ठीक है। सो आपसे वो पूछ सकता है कि भाई इस स्टेटमेंट को देखते हुए अज्यूम कर लें दिस इज ट्रू, देन what conclusion can you derive? So the conclusion that you may derive would be that all mammals are human, which in will actually be not correct. ठीक है। Why will not be correct? Because ये कहता है कि सारे humans mammals हैं। तो क्या mammals में सिर्फ humans ही आते हैं? वो ये नहीं कह रहा। ठीक है। आपने अपनी कोई इंफॉर्मेशन साइंसेस की नहीं लगानी है इसको करते हुए। सिर्फ जितना डेटा दिया हुआ है आपने उस पर फोकस करना है और अज्यूम कर ले जो दिया हुआ है वो करेक्ट है। उसके बाद आपने इन्फर करना है। ठीक है। तो ऐसे तो हमें पता है कि मैमल्स में ह्यूमंस के अलावा और भी चीजें होती हैं, बट खाली अगर हम इसको ही देखें, इस स्टेटमेंट कहते हैं ऑल ह्यूमंस आर मैमल्स, तो ये सिर्फ ये कैटेगराइज कर रहा है कि ह्यूमंस जो है वो मैमल्स के अंदर फॉल करते हैं, सारे के सारे ह्यूमंस। कोई ऐसा ह्यूमन नहीं है जो मैमल में फॉल नहीं करता। ठीक है, ये सिर्फ इतना कह रहा है। तो क्या सारे मैमल्स ह्यूमंस हैं? ये वो बिल्कुल नहीं कह रहा। हो सकता है हो सकता है ना हो, बट वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन। ठीक है। अभी मैं अगेन इस बात पे बात नहीं करना चाह रहा कि मैमल्स में और कैटेगरीज होती हैं जो हमें पता है, बट हम उसके बारे में उसको हम ब्लॉक आउट करेंगे उस इंफॉर्मेशन को। एंड दैट्स द की टू डूइंग इट। ओके जी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड डिस्कस क्वांटिफायर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, थोड़ा सा और। सो क्वांटिफायर होते हैं द वर्ड्स सच एज ऑल, नो एंड सम आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स। ठीक है। बिकॉज दे स्पेसिफाई अ क्वांटिटी। All and no are universal quantifiers because they refer to every object in a certain set, while the quantifier sum is a particular quantifier because it refers to at least one existing object in a certain set. ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है कि all and no are definitive numbers. वैसे all humans मतलब सारे humans हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो ना हो, are mammals. Similarly, if I say no human is a mammal, मतलब कोई भी human ऐसा नहीं है जो mammal हो। ठीक है। सो या तो कैटेगरी 100% है परसेंटेज में या 0% है नो के केस में। ठीक है। अगर सम का वर्ड यूज होता है
तो सम ह्यूमंस आर मैमल्स फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ लिखा हुआ स्टेटमेंट में, सो इन दिस केस व्हाट आई एम सेइंग इज कि यार कोई ना कोई एक ह्यूमन तो एटलीस्ट है, या जो कि मैमल है, तभी सम का वर्ड यूज हुआ। वन से ज्यादा भी हो सकता है, या अगर परसेंटेज टर्म्स में कहें तो 1%, 2%, 3%, 40%, 50% भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 1% या एटलीस्ट 1 पर्सन तो है ना जो कि ह्यूमन है। सो सम इज अ पर्टिकुलर क्वांटिफायर, बाकी दो जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिफायर्स हैं। ठीक है। सब्जेक्ट जिसको डिनोट करेंगे अब हम एस से, इज जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, द पर्सन दैट द थिंग दैट वी टॉकिंग अबाउट। Predicate denoted by P is part of the preposition that which is affirmed or denied about the subject, कि जो subject किस category में fall करता है या नहीं करता उसको predicate कहते हैं। ठीक है। For example, all humans are mammals, तो mammals में क्या fall करता है, अगर no human is mammal तो fall नहीं करता। ठीक है। एंड कॉपी रिलेशनशिप बताता है दोनों के बीच में। ओके जी। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड तो नेक्स्ट स्लाइड। अब आर्ग्यूमेंट्स जो है जनरली वो 4 टाइप्स की होती है, स्टेटमेंट जिसको हम कह सकते हैं वो 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले जो होती है वो एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन। ठीक है। जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन है, दिस इज अगेन अ डिस्कशन ऑफ व्हाट वी हमने भी थोड़ी बहुत डिस्कस की थी आपसे चीजें, उसी का थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव पोजिशन जो है टॉक्स ऑफ ओनली द रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट विद द प्रेडिकेट एंड नॉट द ऑपोजिट। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ऑल ह्यूमंस आर मैमल, तो हमें पता है ह्यूमन मैमल्स हैं सारे, मैमल सारे ह्यूमंस हैं नहीं पता। ठीक है। If you reverse the argument, it will not be correct. Also, the word affirmative means that you will use positive words such as all in the beginning. ठीक है। affirmative, affirm होता है agree करना, so all मतलब positive word होगा, so all is a positive, and universal है इसलिए all होगा, some नहीं होगा। ठीक है। तो इसका एक और अगला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है all snakes are reptiles. Again, सारे snakes reptiles हैं। So again, before I proceed any further, I cannot just say कि all reptiles are snakes. ठीक है। This is a universal affirmative proposition since we cannot say all reptiles are snakes, जो मैंने आपसे बात की, because there will be other reptiles as well, and the statement does not categorically say there are no other reptiles, but it does say that all snakes fall in the category of reptiles. ठीक है। सो अब इसके बाद मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ हो कि ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, और हमसे पूछे कि कौन सा कंक्लूजन हम डिराइव कर सकते हैं, एक इसका आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर वो आंसर में दिया हुआ हो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो ये है कि हम प्रेडिकेट को पहले लिखें और सब्जेक्ट को बाद में लिखें। बीच में मैंने वो डाल दिया कॉपीला, और यहाँ पे जो क्वांटिफायर है वो आएगा ऑल की बजाय सम। ठीक है। क्योंकि ये तो कंफर्म है ना कि कुछ तो रेप्टाइल स्नेक है ना, बिकॉज ऑल स्नेक्स रेप्टाइल की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यू कैन कंक्लूड दैट सम रेप्टाइल्स आर स्नेक। तो ये इसका कंक्लूजन होगा। तो अगर ये आंसर में दिया हुआ है तो आप बोलोगे ये स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है। ओके। सिमिलरली पुराने वाले अगर मैं सवाल पर जाऊं, ऑल ह्यूमंस आर मैमल्स, तो उसको मैं उल्टा, उसका कंक्लूजन जो मैं ड्राइव कर सकता हूँ वो मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि सम मैमल्स आर ह्यूमंस। ओके जी। नाउ मूविंग ऑन। सेकंड जो प्रोपोजिशन होती है वो यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन होती है, which is denoted by E. It talks of the, अब बेसिकली ये वही यूनिवर्सल है, तो ये इसमें ऑल या नो वाला वर्ड आएगा, और नेगेटिव है तो आप खुद से अज्यूम कर सकते हैं कि ऑल तो नहीं होगा, नो होना चाहिए। ठीक है। So it talks of the relationship subject with the predicate and the opposite relationship as well. If you reverse the argument, it will still be correct. Also, the word negative means that you will use negative words such as no in the beginning. Therefore, you know something definitive for both the subject and the predicate. अब ये क्या बात हुई, ये क्या कहना चाह रहा है, और यही बात उसने पहले भी की हुई है। अब इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल नो वेल इज अ फिश। तो आपको पता है कि यह वेल जो है
वो फिश की कैटेगरी में फॉल नहीं करती। तो आप उल्टा भी कह सकते हो अब कि नो फिश इज अ व्हेल, कि फिश भी है वो व्हेल की कैटेगरी में फॉल नहीं करता, बिकॉज कोई ओवरलैपिंग इनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं। ओके, सो उसमें हमने जो पिछला एग्जाम्पल था जिसमें ऑल का वर्ड यूज हुआ था कि ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, को हमने जब उल्टा करके लिखा, कंक्लूजन जो डिराइव किया, तो हमने ऑल रेप्टाइल्स आर स्नेक नहीं कहा, हमने सम वर्ड यूज किया। ऑल की जगह हमने सम यूज किया। तो वो डेफिनेटिव कंक्लूजन, जब इसलिए वो डेफिनेटिव प्रेडिकेट के लिए नहीं था, तो कंक्लूजन में इसलिए हमने सम यूज किया था। लेकिन यहाँ पे ये डेफिनेटिव दोनों के लिए है, वेल के लिए भी है, फिश के लिए भी है। अगर नो वेल इज अ फिश, तो आपको इसका कंक्लूजन अगर निकालना है तो इसका कंक्लूजन बहुत सिंपल उल्टा हो जाएगा, बस कि नो का वर्ड यूज हुआ है। सो नो फिश इज अ वेल। ठीक है, राइट। सो क्योंकि अगेन लेट मी रिपीट कि फिश की कैटेगरी में कोई वेल नहीं फॉल करती, मतलब को सिमिलरली वेल की कैटेगरी में कोई फिश फॉल नहीं करती, कि कोई ओवरलैपिंग कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। ओके जी, सो मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। ओके, ये है पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन सॉरी। सो अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर इज यूज फॉर द क्वांटिटी सम, एंड affirmative is positive, proposition is the argument. So it talks of the relationship of a partial relationship between the subject and the predicate. Particular affirmative proposition uses words such as some, but does not use the word not in the argument. Not को use नहीं करता. Therefore, nothing is definitive for both the subject and the predicate. Okay जी, इसका क्या मतलब है? Let's look at the example that is under follows. So example जो follow करता है वो कहता है some men are foolish. Okay. अब यहाँ पे some men है, मतलब सारे men की बात नहीं कर रहा, वो foolish है। ठीक है, तो क्या सारे foolish men है? वो भी नहीं मालूम पड़ रहा। हो सकता है कि लेट्स सपोज 10 मैन है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें से 4 फूलिश है, और वही फूलिश के अंदर भी 4 ही लोग हैं। ये पॉसिबिलिटी हो जरूर सकती है, लेकिन ये हो सकता है कि फूलिश के अंदर 4 नहीं लोग हो, 4 की बजाय 6 हो, जिसमें 2 मैन ना हो, 2 वुमेन हो। ओके, सो डेफिनेटिव बात नहीं हम कर सकते इसको देखें तो हम इसको अगर here the subject term, so let's just read, वो कहता है here the subject term man is used not for all but only for some men, and similarly the predicate term foolish is affirmed for a part of the subject class. Again जो मैंने बात की थी कि foolish में जरूरी नहीं कि सारे foolish men हो, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो होंगे उसमें, एक तो होगा। सो नथिंग इज डेफिनेटिव अदर देन द फैक्ट कि हमें पता है कि एक तो है। ठीक है, so for example from the previous example that is some men are foolish, I cannot say that all foolish people are men. जो मैंने आपसे डिस्कस किया, we cannot be 100% sure about it since I do not have enough information. It could be that all foolish people are men only. हो सकता है ये जरूर हो सकता हो, लेकिन it could also be that foolish people may have both men and women. ओके, सो इसका जो कंक्लूजन हम डिराइव कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है तो मेरे नजर, तो अगर हम उसको उल्टा लिखते हैं मैन आर सॉरी मैन आर फूलिश, तो पहले लिखा हुआ था। सो अगर मैं ऐसे कंक्लूजन डिराइव करता हूँ ऐसे फूलिश और मैन, यहाँ मेरा जो क्वांटिटी है वो क्वांटिफायर जो है वो सम ही होगा। यार कुछ फूलिश में तो मैन है ही ना, आई कांट से ऑल फूलिश आर मैन, तो दिस इज गोइंग टू बी माई कंक्लूजन। ठीक है, तो अगर ये आर्ग्यूमेंट हमें ये दिया हुआ है सम मैन आर फूलिश और पूछता है कंक्लूजन क्या है, तो हम इससे कह सकते हैं कंक्लूजन है सम फूलिश आर मैन। ओके जी, so let's move forward then to the next one. अब पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन के अंदर आ जाए। अब पर्टिकुलर है तो अगेन सम का वर्ड यूज हो रहा होगा, नेगेटिव है तो नॉट का वर्ड यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो यही कहता है पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन यूजेस वर्ड सच एज सम but does use the word not in the argument as well. So for example, some animals are not wild. So here you know there are some animals that are wild. तो इसकी कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि भाई some animals are not wild. तो डेफिनेटली हम इससे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि कुछ एनिमल्स तो हैं जो वाइल्ड है, वरना सम का वर्ड यूज नहीं करता।
ठीक है। सिमिलरली नॉट वाइल्ड और सम एनिमल भी हम कह सकते हैं, या सम नॉट वाइल्ड एनिमल, हाँ बिल्कुल यही कह सकते हैं सर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कुछ प्रैप्स के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, एंड वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद आप फिर क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। अच्छा, बिफोर आई डिस्कस द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डायरेक्शंस टू सॉल्व मैं आपसे एक मरतबा डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, जनरली स्टेटमेंट्स इस तरह होते हैं, ठीक है, बट आप ऑब्वियसली जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एमडी कैट के अंदर, तो आप उसको प्रॉपरली रीड कीजिएगा, कि हो सकता है कि उन्होंने आंसर ऑप्शंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब डायरेक्शंस टू सॉल्व क्या कहता है ये, क्योंकि ये हमने जो आपके साथ जो हम शीट शेयर करेंगे उसके अंदर भी यही डायरेक्शन सॉल्व होंगे, सो आई जस्ट डिस्कस दिस क्विकली। कहते हैं इन ईच क्वेश्चन बिलो आर गिवन टू स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय टू कंक्लूजंस नंबर्ड 1 and 2. You have to take the given two statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. कि अगर आपने अपनी लॉजिक नहीं लगानी है, अगर वो कहते हैं फॉर एग्जांपल कि सम मेन आर लायंस, तो आपने तो वो ये नहीं सोचना कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लायन मैन नहीं होता। ठीक है, आपने बस उसको देखना, ठीक है जी कुछ लोग लायन है, उसके बाद आपने कंक्लूजन डिराइव करना है। ठीक है, इवन दो इट इज ऑब्वियसली contrary to logic that you know, so don't use your own input, your own information, just focus on what the question says. All right, फिर कहता है read the conclusion and then decide which of the given conclusions logically follows from the two given statements disregarding commonly known facts. ठीक है, तो आपने कॉमनली नोन फैक्ट्स को डिसरिगार्ड करना है। अच्छा, अब आपने आंसर्स क्या मार्क करने हैं, आपने ए मार्क करना है अगर कंक्लूजन 1 सिर्फ करेक्ट है। मैं अगला क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। और आपने बी मार्क करना है अगर कंक्लूजन 2 करेक्ट बनता है, और अगर दोनों करेक्ट बनते हैं तो सी मार्क करना है, और दोनों में से, नहीं सॉरी, अगर दोनों में से कोई एक करेक्ट बनता है तो आपने सी मार्क करना है, और अगर दोनों करेक्ट बनते हैं तो आपने ई मार्क करना है, सॉरी। ठीक है, और अगर दोनों में से कोई भी नहीं बनता करेक्ट तो आपने डेल्टा मार्क करना है। तो ये 5 सिनेरियोज ही होंगे। ठीक है, तो इन 5 सिनेरियोज में से भाई स्टेटमेंट या तो 1 करेक्ट है, या 2 करेक्ट है, या दोनों में से कोई एक करेक्ट है। ये कैसे होगा, दोनों में से कोई एक करेक्ट है, विल डिस्कस दैट। तो आपने सी मार्क करना है, और आपने अगर दोनों करेक्ट है तो डी मार्क करना है, और अगर आपने कोई भी करेक्ट नहीं है तो डी मार्क करना है। अच्छा जी, अब अगर आप दोनों में से एक करेक्ट है तो आपने सी क्यों मार्क करना है। अब एक ये आपको जहन में ये सवाल आपके उठ सकता है कि अगर आपने कहा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 आपको कंफर्म है कि नहीं करेक्ट है, तो दोनों में से एक करेक्ट है, तो आप क्या मार्क करेंगे उस केस में, ए मार्क करेंगे या सी मार्क करेंगे। कि ए कहता है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और सी कहता है दोनों में से कोई एक करेक्ट है, लेकिन आपको इसमें पता है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है फॉर श्योर, तो आपने ए ही मार्क करना है। ठीक है, और अगर आपको पता है कि सिर्फ स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है, तो बी मार्क करना है। अच्छा, लेकिन आपको ये पता है कि लॉजिकली एक करेक्ट होगा, लेकिन कौन सा वाला इन्फॉर्मेशन ये नहीं है, तो 1 करेक्ट होगा या 2 करेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि भाई दो नंबर्स का सम क्या है। ठीक है, आपने अगर मैथ थोड़ी बहुत आपको रिवाइज याद हो, दो इंटीजर्स का सम क्या है, ऑड है या इवन है। तो आपको पता है इनमें से कोई एक तो है, लेकिन आपके पास चूंकि नंबर्स नहीं है, यू कांट बी 100% श्योर कि ऑड है कि इवन है। तो अगर मैं कहूँ स्टेटमेंट 1 ऑड है, स्टेटमेंट 2 इवन है, आपको नंबर्स नहीं पता, आपको ये तो जरूर पता ना इनमें से कोई एक करेक्ट है। ठीक है, आप बोलेंगे कि यार इसका आंसर है या तो 1 करेक्ट है या 2 करेक्ट है, लेकिन 100% श्योर नहीं कौन सा वाला करेक्ट है, तो आप सी मार्क करेंगे। ओके, लेकिन अगर मैं नंबर्स कह दूं यार लेट्स से 1 and 2 है, तो उनका सम जो है अब 3 हो गया, तो डेफिनेटली ऑड हो गया। तो जो स्टेटमेंट कहता है, जो कि स्टेटमेंट अगर फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1 कहता है कि ऑड है, स्टेटमेंट 2 कहता है कि इवन, तो आप 1 मार्क करेंगे, उसका मतलब ए मार्क करेंगे। ठीक है जी, सो ये कंफ्यूजन अगर आपकी अब होपफुली क्लियर हो गई होगी। सो हम अब एक सवाल ट्राई करते हैं, और सवाल सबसे पहला कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि नो वुमेन टीचर्स कैन प्ले, सम वुमेन टीचर्स आर एथलीट्स। तो आपको फिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है कि यार नो वुमेन टीचर्स कैन प्ले, कि भाई वुमेन टीचर्स जो हैं, प्लेयर्स के अंदर वुमेन टीचर है ही नहीं।
और सम वुमेन टीचर्स आर एथलीट्स, के कुछ वुमेन टीचर्स हैं जो कि एथलीट्स हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूँ नो वुमेन टीचर्स कैन प्ले, इससे मैं कंक्लूजन क्या डिराइव कर सकता हूँ कि नो प्लेयर इज अ वुमन टीचर। ठीक है, कहता है सम वुमेन टीचर्स आर एथलीट्स, तो मैं इससे क्या कह सकता हूँ कंक्लूजन, सम एथलीट्स और वुमेन टीचर्स, जिस तरह हमने डिस्कस किया था पहले। ठीक है, अब जब ये मैं दो स्टेटमेंट्स लिख लिए हैं, अब मैं चेक करूंगा स्टेट कंक्लूजन्स को। कंक्लूजन वन कहता है, जो स्टेटमेंट वन है वो कहता है मेल एथलीट्स कैन प्ले। यहाँ पे मेल एथलीट की बात हो रही है कहीं से? नहीं हो रही, तो ये कट गया, तो कंक्लूजन वन फॉलोस गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास बचेगा बी और डी। ठीक है, जो वन वाले सारे कट गए। अब टू पे आ जाते हैं, सम एथलीट्स कैन प्ले। सम एथलीट्स कैन प्ले, अगेन ये हमारे पास इंफॉर्मेशन कहीं दी हुई है? नहीं दी हुई, ये दिया हुआ है कि एथलीट्स कुछ वुमेन टीचर है। ठीक है, और चलो अगर आप दोनों को मिला भी दो तो आपको पता है कि जो कि वुमेन टीचर प्ले नहीं करती, तो कुछ एथलीट्स हैं जो कि प्ले नहीं करते। सो अगर आप दोनों को मिला के भी एक कंक्लूजन बनाते हो, जो कि आपको बनाना चाहिए, तो थर्ड कंक्लूजन दैट यू कैन मेक इज सम एथलीट्स आर वुमेन टीचर्स। जो मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिखा था, मैं दोबारा लिख रहा हूँ उसको और फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं इस वुमेन टीचर्स को काट के लिखूंगा कैन नॉट प्ले। ठीक है, वुमेन टीचर्स की क्या कैटेगरी है? दे कैन नॉट प्ले। तो सम एथलीट्स कैन नॉट प्ले, ये तो हमें दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब सम एथलीट्स कैन नॉट प्ले का मतलब ये तो नहीं कि बाकी एथलीट्स प्ले कर सकते हैं, हो सकता है कर सकते हो, लेकिन हम 100% श्योर नहीं है। हो सकता है कि सम एथलीट की बजाय ऑल एथलीट भी हो जाए। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि सम एथलीट कैन नॉट प्ले क्योंकि वो वुमेन टीचर्स हैं, लेकिन जो बाकी एथलीट्स हैं वो वुमेन टीचर्स नहीं है, तो क्या वो खेल सकते हैं? कि दे कैन दे प्ले? वी डोंट नो, सो वी कांट डिराइव दैट इन्फॉर्मेशन। तो हमें ये जरूर पता है कि सम एथलीट्स कैन नॉट प्ले, तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो तो डिराइव अगेन नहीं हो सकता। तो सेकंड स्टेटमेंट भी कट गया, हमारे पास बचा डी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ओके जी। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस किया। गोइंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू। स्टेटमेंट है ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर एंड नो गोल्डन कलर थिंग्स आर चीप। तो आपको ये तो डेफिनेटली ऑल मैंगोज इन गोल्डन कलर, अगर आपने खुद से स्टेटमेंट कंक्लूजन डिराइव करना है तो आप कह सकते हो सम गोल्डन कलर थिंग्स आर मैंगोज। ये तो आप ये आप स्टेटमेंट डिराइव कर सकते हो। अच्छा, नो कलर थिंग, नथिंग, नो, नो गोल्डन कलर थिंग्स आर चीप। ओके, अब इससे अगर आपने अगर कंक्लूजन डिराइव करना है तो यू कैन से कि नो चीप थिंग्स आर गोल्डन कलर भी आप कह सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को देखें, जो आपने कंक्लूजन सॉरी डिराइव किया है, सेकंड कंक्लूजन को आप देखें, नो चीप थिंग्स आर गोल्डन कलर। आप इस गोल्डन कलर को चाहो तो आप काट के मैंगोज भी लिख सकते हो। सो आपके पास दो कंक्लूजन, एक तो कंक्लूजन वन जो डिराइव हुआ था वो था सम गोल्डन कलर थिंग्स आर मैंगोज। सेकंड जो था वो कहता नो चीप थिंग्स आर गोल्डन कलर। और थर्ड आप कह सकते हो नो चीप थिंग्स आर मैंगोज। ठीक है, ठीक कैन से दैट। सो ऑल मैंगोज आर चीप, ये तो डेफिनेटली गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि मैंगोज जो है वो चीप थिंग्स नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके क्लास, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल।
ओके, अगेन दिस इज कॉन्ट्ररी टू लॉजिक वाला, सो डोंट फोकस ऑन कि किंग्स क्वींस कहाँ से आ गया, किंग्स तो क्वींस नहीं होते, जिस तरह मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था। अब वो यहाँ पे कहता है जी, सम किंग्स आर क्वींस, ऑल क्वींस आर ब्यूटिफुल। तो सम ब्यूटिफुल और क्वींस हम डिराइव कर सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट से। और सम किंग्स आर क्वींस, उसको उल्टा भी सकते हैं, सम क्वीन और किंग्स। ये कंक्लूजन हम डिराइव कर सकते हैं। ओके, सो अब ये स्टेटमेंट्स को हम देखें, ऑल किंग्स आर ब्यूटिफुल। अब ये इसमें चूंकि यहाँ पे भी सम है, यहाँ पे भी सम है, तो हम इसको इधर क्वीन को किंग्स को यहाँ रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि पहले वाले में तो क्वांटिफायर 100 एब्सोल्यूट था, इधर एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, सो हम ये, क्योंकि सम क्वींस आर किंग्स, तो हम ये कुछ क्वींस हैं जो कि किंग्स हैं। ऑल क्वींस आर ब्यूटिफुल, ऑलराइट। ओके, सो ओके, let me rephrase myself. But what we can also some kings are queens. तो अगर मैं क्वीन के अंदर let's say 5 क्वींस हैं, तो उसमें क्वीन 1, क्वीन 2, क्वीन 3 फॉर एग्जांपल, तो उसमें 2 किंग्स भी हैं, किंग 1, किंग 2। तो कहते हैं ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, तो ये सारे ब्यूटीफुल हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आ गई। सो हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं एंड वी कैन से कि भाई कुछ किंग्स भी ब्यूटीफुल हैं, कुछ किंग्स तो ब्यूटीफुल हैं। हो सकता है किंग्स जो है वो किंग 1 2 के अलावा किंग 3 4 भी हो, लेकिन ठीक है, तो किंग्स जो है वो हम K1 K2 K3 K4 फॉर एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि सम किंग्स आर क्वींस। तो लेट्स से हमने कहा ये दो लाए करते हैं, तो ये दो तो ब्यूटीफुल हैं। तो क्या ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल? सम तो है, लेकिन क्या ऑल ब्यूटीफुल है? वी डोंट नो। इसका आंसर नो भी नहीं है, इसका आंसर यस भी नहीं है, इसका आंसर ये कि वी डोंट नो, वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन। तो और क्या ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल? वी डोंट नो। क्या ऑल क्वींस आर किंग्स? ये तो कहीं से स्टेटमेंट बन ही नहीं रहा। सम क्वींस आर किंग्स, ये भी कट गया, हमने खुद लिखा था सम क्वींस आर किंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। ऑलराइट, so let's move on to the next example. And this is a very good example, जो कि the not talking about the example, but this is one example जो हमने शुरू में आपसे कहा था कि 1 हो गया 2 हो गया, उसका एग्जाम्पल। वो कहता है bureaucrats marry only intelligent girls and Tanya is very intelligent. तो भाई bureaucrats intelligent girls से शादी करते हैं, ओके, एंड तानिया इज वेरी इंटेलिजेंट। तो क्या ब्यूरोक्रेट्स की शादी तानिया से होगी? तो ये सवाल अगर आपके लिए सपोज कंक्लूजन आपसे पूछता हूँ, क्या ये होगी, जो कि जहन में उठता हो, तो उसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है मे बी, हो सकता है हो सकता है ना हो। दो ही ऑप्शन है, यस और नो। अब आप ऑप्शन देखें, तानिया विल मैरी अ ब्यूरोक्रेट, तानिया विल नॉट मैरी अ ब्यूरोक्रेट। तो ये दोनों मिला के 100% ऑप्शन ही हो गए ना सारे, तो डेफिनेटली इनमें से कोई एक तो करेक्ट है। ठीक है, तो हमें एक इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कौन सा वाला करेक्ट है, इसलिए हम इसका आंसर क्या मार्क करेंगे? सी, either one or two follows, but you don't know which one it is, right? Okay, ji. So moving on to the next example. Again, some papers are pen, angle is a paper. अगर हम खुद से ड्राइव करें तो some pens are paper. ये ड्राइव होगा। अच्छा, एंगल इज अ पेपर, तो एक दूसरा किस्म का स्टेटमेंट है। अब अगेन अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। हम खुद से कंक्लूजन अगर ना बनाए और देखें, पहला वाला कहता है एंगल इज नॉट अ पेन, एंगल इज अ पेन। तो अगेन सम पेपर्स आर पेन, ये हमें पता है, तो सम पेन आर पेपर। अच्छा,
अब एंगल इज अ पेपर, तो क्या उस सम पेपर में एंगल फॉल करता है? अगर वो करता है तो एंगल्स आर पेन, अगर वो फॉल नहीं करता तो एंगल्स मे नॉट बी पेन। अगेन मैं कहता हूँ अगर फॉल नहीं करता तो मैं ये नहीं कह रहा कि एंगल्स आर नॉट पेन, एंगल्स मे नॉट बी पेन, क्योंकि कहीं ऐसे ये नहीं है हमारे पता कि भाई ये जो सम पेपर्स हैं यही पेन है, तो इसके अलावा जो है चीजें वो पेन हो सकती हैं, हो सकता है ना हो। ठीक है, तो तो सो एंगल मे बी अ पेपर, पेन मे नॉट बी अ पेन। सो अगेन स्टेटमेंट वन कहता है एंगल इज नॉट अ पेन, स्टेटमेंट टू एंगल इज अ पेन। तो हमें पता नहीं है कौन सा वाला होगा, बट ये जरूर पता है कि इनमें से कोई एक होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन मिला के टोटल ऑप्शन बन जाते हैं जो 100%। इसका आंसर होगा सी, इधर वन और टू फॉलो। ओके, statement and conclusion is another thing that can come up and is related to the logical deduction that we just discussed. And this is a lot easier, but इसके statements थोड़े से different होते हैं। ठीक है, अ, इसमें थोड़े से instructions वैसे ही हैं, बस थोड़ी सी एक चीज का फर्क है। वो कहता है in each question below is given a statement followed by two conclusions number 1 and 2. You have to assume everything in the statement should be true. Then consider the two conclusions. ये आपने assume करने के दो statements जो दिए हैं वो true हैं। फिर कंक्लूजन्स को देखना है आपने और बताना है कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, कि आप 100% श्योर है कि ये कंक्लूजन फॉलो करता है। ठीक है, 100% श्योर होंगे तो ये आप मार्क करेंगे। फिर आंसर ऑप्शंस वही हैं जो हमने डिस्कस किए थे। ओके, ये इस एग्जैक्टली इस तरह के सवाल आपके जो सैम्पल टेस्ट उन्होंने जो सैम्पल क्वेश्चन जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें तो खैर 4 सवाल ही हैं या 5-6 सवाल ही हैं, उसके अंदर इस तरह का सवाल नहीं दिया है, बट ऑनलाइन हमारी रिसर्च में हमें इस तरह की चीजें मिली हैं, सो वी विल डिस्कस दिस जस्ट इन केस। ठीक है, एंड दिस इज रिलेटिवली इजियर। अच्छा, इसमें कहता है स्टेटमेंट, लेट्स फर्स्ट एग्जांपल जो है वो कहता है स्टेटमेंट स्टेटमेंट जो है वो ये है, इन अ वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय अ टीम वर 200, आउट ऑफ दीज 160 रन्स वर मेड बाय स्पिनर। तो आप इससे क्या कंक्लूजन डिराइव कर सकते हो कि स्पिनर्स मेड 160 आउट ऑफ 200 runs, or you could also say 80% runs because 160 है वो 80% बन जाता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि स्पिनर्स मेड 80% ऑफ द रन्स। ओके, ये कंक्लूजन हम डिराइव कर सकते हैं। अब लेट्स लुक एट द आंसर ऑप्शंस। वन कहता है 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स। 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स तो नहीं पता हमें, हो सकता है हो सकता है ना हो, बट ये जरूर पता है कि 80% ऑफ द रन्स वर स्कोर्ड बाय स्पिनर्स, व्हिच इज नॉट कंक्लूजन वन। तो कंक्लूजन वन का आंसर जो है वो मे बी है, नॉट श्योर है। तो ओपनिंग बैट्समैन फॉर स्पिनर्स, अगेन ये भी हमें नहीं पता, मे बी, बट अगेन नॉट श्योर। तो ये दोनों मे बी हैं, कोई भी 100% नहीं है, तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल क्लास। ओके, स्टेटमेंट कहता है पॉपुलेशन, लेट मी जस्ट करेक्ट माय एडिट। ओके, स्टेटमेंट जो है वो कहते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज coupled with depleting resources is going to be the scenario of many developing countries in days to come. सो कहते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से coupled with depleting resources, एक coupled मतलब उसके साथ मिल गई है, क्या चीज मिल रही है? रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही हैं, कम होते जा रहे हैं, is going to be the scenario of many developing countries in days to come. अब इससे हम कंक्लूजन क्या डिराइव कर सकते हैं? तो अगर हम स्टेटमेंट को देखें, वन कहता है द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो कह रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो कंक्लूजन ये तो गलत है, ये तो कह रहा है कि पॉपुलेशन विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज। तो इसलिए वन कट गया, ये भी वन कट गया, ये भी वन कट गया, तो बचे बी एंड डी। फिर सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड पीपल डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल, क्योंकि ये कह रहा है
ये सिनेरियो अगर है और ये मान लें कि सिनेरियो है, हमने अज्यूम करना है सिनेरियो है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, प्रोसेस डिप्लीट हो रहे होंगे, तो फिर डेफिनेटली मुश्किल होगी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यही बात कहता है, इसलिए हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। कंट्रीज विल फेस डिफिकल्टी, गवर्नमेंट्स एंड these countries, developing countries will face difficulty in providing people a decent quality of life. अगर वो स्टेटमेंट में ये कहता it will be impossible for the government of developing countries to provide these people decent quality of life, तो वो स्टेटमेंट अगेन गलत हो जाता, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम 100% कह सकें कि वो नहीं, इम्पॉसिबल मतलब कि वो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सो इसलिए वो एब्सोल्यूट हो गया होता तो हम 100% श्योर नहीं हो पाते उस बात में, तो हम उसको स्टेटमेंट में भी लिखते हैं, तो फिर हमारे पास वो आंसर में नहीं होता। उस केस में फिर हम डेल्टा डी मार्क करते हैं। ओके जी, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके जी, एग्जांपल नंबर 8 कहता है स्टेट स्टेटमेंट्स हैं, इन जापान द इंसिडेंस ऑफ स्टमक कैंसर इज वेरी हाई while that of bowel cancer is very low. जापान में स्टमक कैंसर ज्यादा है, बाउल कैंसर कम है। But Japanese immigrate to Hawaii. But when Japanese immigrate to Hawaii, this is reverse. The rate of bowel cancer increases, but the rate of stomach cancer is reduced in the next generation. All this is related to nutrition. The diets of Japanese in Hawaii are different than those in Japan. ठीक है जी, अब हम ये मान लें कि ये सब चीजें ट्रू है, तो हम क्या कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं? तो हम कंक्लूजन ये डिराइव कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन की वजह से चेंज आता है। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है, क्योंकि हमने अज्यूम करना ये सब ट्रू है। ठीक है, जब ये अज्यूम कर लें ये सब ट्रू है, तो न्यूट्रिशन की वजह से चेंज आ रहा है कि इम्पैक्ट पहले जो जापान में जो न्यूट्रिशन है उससे स्टमक कैंसर होता है, और जो हवाई में है उससे बावल कैंसर होता है, ये हमें मालूम पड़ रहा है। ठीक है, आपने इसको आर्ग्यू नहीं करना, बिकॉज ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं कंक्लूजन क्या कहते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन कहता है द सेम डाइट एज इन हवाई should be propagated in Japan also. Why? क्यों सेम डाइट हो? अगर वो कहता है कि बावल कैंसर इज वे लेस रिस्की देन स्टमक कैंसर, वो क्वेश्चन में कहता लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ट्रीटेबल है, तो फिर हम शायद ये डिराइव कर पाते, लेकिन ऐसा कुछ तो उसने कहा नहीं है। ठीक है, हम अपनी खुद की इंफॉर्मेशन लगा भी नहीं सकते, तो ये हमें तो ये तो है ही नहीं, कोई सेंस नहीं बन रही है। फिर बावल कैंसर इज लेस सीवियर देन स्टमक कैंसर, अगेन ये भी कोई चीज नहीं बता रहा। हाँ, तो फिर वो स्टेटिस्टिक्स देता है कि बावल कैंसर में इतने लोग परसेंटेज मार रहे हैं, और क्या स्टेटिस्टिक स्टमक कैंसर में इतने परसेंटेज लोग की डेथ हो रही है, तो चलो हम ये डिराइव कर पाते हैं। ठीक है, अगेन सिवियर से अगेन रेफरेंस इनका डेथ का है, तो वो भी हमें उसको भी रिव्यू करना पड़ेगा। सो दोनों चीजें जो है वो हमें नहीं कही गई है इस केस में, हम डिराइव भी नहीं कर सकते, इसलिए हम मार्क करेंगे अगेन टी डेल्टा। ठीक है जी, सो ये 8 एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर दिए, और उसमें जो शुरू के हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रेलेवेंट है। आपके साथ एक्सरसाइजेस शेयर की जाएंगी, और उसकी फिर डिस्कश उसके सॉल्यूशंस भी की वीडियो भी शेयर की जाएगी। शुरू में यू विल फेस a little difficulty and you will get questions wrong. So the idea when you approach those exercises है कि आप उसमें से 10 सवाल करें, आंसर्स चेक करें, एंड देन अपने आप से खुद आप सम कंक्लूजन बनाते हैं। मैं आपसे जो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह शेयर करूंगा उसके अंदर मैं आपको उनके एक्सप्लेनेशन सारे शेयर करूंगा। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि हर एक की कंक्लूजन मैं बनाते रहूं, तो आप अपना कंक्लूजन मेरे कंक्लूजन से मैच कीजिएगा। ठीक है, और फिर कोशिश कीजिएगा कि अगर आपसे गलत हो रहे हैं तो आप उसी
फ्रेम ऑफ माइंड में सोचना शुरू करें जिससे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सारे एक साथ नहीं कीजिएगा, 10 सवाल फिर वीडियो देखिएगा, 10 सवाल देखिएगा, उसके बाद वीडियो स्टॉप करके अगले 10 सवाल ट्राई कीजिएगा। ठीक है, सारे एक साथ करेंगे तो आप जो एरर कर रहे हैं वही रिपीट करते रहेंगे। सो करेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट, ताकि आप इस तरह 10-10 के करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी करेक्शंस होती जाएंगी एंड देन इट विल बिकम वेरी इजी। अगेन ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, और जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा था तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, बट जब मैंने इसको एक स्टडी किया और मैंने इस तरह कंक्लूजन बनाने सीखे जो मैंने आपसे डिस्कस किए, तो मुझे चीज़ें आसान होने लगना शुरू हुई। सो आप भी इस तरह कंक्लूजन बनाना सीखेंगे और कंक्लूजन इस तरह बनाएंगे जिस तरह मैंने आपसे कहा, तो आप ये चीज़ें आसान होंगी। ऑल्सो अ गुड आइडिया इज इफ यू कैन गो बैक, रिवाइंड योर वीडियो एंड गो बैक टू द कंक्लूजन अगेन, और एक मरतबा और रिव्यू कर लें, तो आपको कंक्लूजन थोड़े से और बेहतर समझ में आ जाएंगे एंड देन यू विल बी hopefully be able to make your own conclusions, या आप क्वेश्चन देख के पहले खुद कंक्लूजन बनाए फिर मेरे कंक्लूजन से मैच भी करें। ठीक है जी, सो इंशाल्लाह अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज इट फॉर टुडे। आप अपने जो हैंडआउट्स आपको मिले हैं उसको रिव्यू कीजिएगा और उसमें से क्वेश्चंस करके फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसको देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, गुड लक एंड आई होप आपको आज क्लास समझ में आई होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।